हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार एजुकेटर बूस्टर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग अपने ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और रिवर सिस्टम के तहत कौन सी नदियां कहाँ निकल रही हैं, ठीक है, और कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, दो तीन तीन क्लास लगभग हम लोग इस पे आयोजित कर चुके हैं। आज चौथी क्लास होगी और उसके बाद फिर रिवर सिस्टम, एक एक रिवर सिस्टम को हम लोग उठा करके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन रिवर्स, ठीक है, भारतीय नदियां, भारतीय नदियां। तो मैं बोलता चला जाऊंगा, आप लोग नोट भी कीजिएगा, ठीक है, साथ साथ हम लोग लिखते चलेंगे। तो आइए हम लोग देखें ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, क्या ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी नदी है ये, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इसका लगभग 900 किलोमीटर का ही हिस्सा, लगभग 850 900 किलोमीटर तक का ही हिस्सा भारत में प्रवाहित होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबी जो, इस नदी की जो लंबी यात्रा है वह तिब्बत में होता है, जो कि वर्तमान में चीन के अधिपत्य का प्रदेश है। ठीक है, तो उद्गम की बात अगर हम करें, उद्गम की यदि हम बात करें तो कहाँ से होता है, तो मानसरोवर जो आपका लेक है वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। वहां पर एक ग्लेशियर भी है जहां से इसको जल की आपूर्ति होती है। उस ग्लेशियर को माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति का मूल स्रोत है या मूल केंद्र है वो। उसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर से, ठीक है। ये हो गया आपका उत्पत्ति चेमायुंडुंग ग्लेशियर से। एक लंबी यात्रा, ठीक है, और शुष्क प्रदेश से बहती हुई ये नदी आगे निकलती है, क्योंकि आपको पता होगा कि तिब्बत का जो इलाका है क्या है, वहां पे वर्षा नहीं होती है, तो एक शुष्क क्षेत्र से बहती है ये नदी, राइट, जिसको बोलते हैं क्या कि व्हाइट डेजर्ट, बर्फीला रेगिस्तान। तो वहां से ये नदी निकलती हुई बहती है, जिसको सांगपो के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पवित्र। ये सब डिटेल में होगा, मतलब जब रिवर सिस्टम होगी ना तो सभी का खासियत, उसका उपनाम, नाम, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में ज्योग्राफी, सभी उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो निकलती है, और ये भारत में प्रवेश, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं यही लिखवा देता हूं, भारत में प्रवेश। तो भारत में प्रवेश करने से पहले ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब नदी जब प्रवाहित होती है तो पूर्ण वेग से जब नदी चलती है, ठीक है, जब उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है तो नदी शीर्ष अपर्दन करती है। शीर्ष अपर्दन करने का मतलब कि उस किसी पर्वत को वो काटती है और काटते काटते बहुत गहरा खाई के रूप में निर्माण करती है। और ये नदी क्या है, ये नदी पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी होने की वजह से क्या होता है कि वो नदी हिमालय की उत्पत्ति से पहले से वहां से प्रवाहित हो रही है। तो जैसे जैसे पर्वत का उत्थान होता है वैसे वैसे कटान का भी कार्य होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गहरा खाई का निर्माण ब्रह्मपुत्र ने किया है। कहां पर किया है, तो भारत में जहां से प्रवेश करती है ना ब्रह्मपुत्र, वहीं पर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करी गई, ठीक है, वहीं पर गहरे गॉर्ज का निर्माण किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, नामचा बरवा। क्या? नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है, गॉर्ज का निर्माण करती है। इसको अगर मान लीजिए कि वहां ये लिख दे योंगयाप, योंगयाप दर्रा भी लिख दे तो आप घबराइएगा मत, टिक कीजिएगा, सेम चीज है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और फिर ये इसका जो क्या कहते हैं उसको, मुहाना, राइट, मुहाना कहाँ पर है, तो मुहाना को अगर आप देखेंगे तो ये मुहाना इसका सुंदरवन का डेल्टा गंगा के साथ मिलकर के निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना।
तो इसको देखें तो कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है। राइट है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में होता यह है कि, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिलहाल इतना आप याद रखिए। राइट, उसके बाद अगले नदी की तरफ हम लोग बढ़े तो चंबल। चंबल, चंबल भी एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है, तो चंबल मालवा के पठार के क्षेत्र से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। लिख दूं मैं यहां पर, उद्गम, उद्गम कहां से है, मालवा के पठार से निकलती है ये नदी। ठीक, तो इसी रीजन से निकलती है चंबल। उसके बाद फिर चंबल की कई खासियत है। सबसे पहले तो बैडलैंड के लिए ये विख्यात है। ठीक है, कुख्यात है कहिए। बैडलैंड का मतलब कि ये इतना कटान कर देती है अपने क्षेत्र में की है। ठीक है, मृदा अपरदन का इतना ज्यादा समस्या उत्पन्न किया है इस नदी ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे अधिक मृदा अपरदन का क्षेत्र है ये, और बैडलैंड का निर्माण करती है ये, अवनालिका अपरदन करती है ये। ठीक है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र जिसको कहते हैं ना, बैडलैंड वही होता है, उबड़ खाबड़। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जहां पर कटान की है इस नदी ने, वो इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया है कि वहां पर मान लीजिए कि 5 मंजिले 4 मंजिले इमारत भी छू सकते हैं उसके अंदर, इतना कटान किया। इसे अवनालिका कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बात है, बिहड़ का क्षेत्र है। और फिर ये नदी मिलती कहाँ है, चंबल, तो चंबल एक सहायक नदी है यमुना की। ठीक, तो यमुना में जाकर के ये मिल जाती है। राइट, तो यहां लिख लीजिए कि मुहाना, मुहाना कहाँ बनता है इसका, तो यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है। हम लोग चंबल रिवर सिस्टम को भी देखेंगे कि चंबल की सहायक नदी कौन है, जैसे काली सिंध, क्षिप्रा, काली सिंध, ठीक है, और पार्वती। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है, लेकिन अभी फिलहाल तो इतना ही से हम लोग को काम चलाना है। ठीक, अब आगे आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए कि सिंध, बेतवा, केन, इस तरह की ये सारी नदियां जो हैं, मैं एक साथ लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, कौन, सिंध, बेतवा, बेतवा, केन, ये तीनों नदियां जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये तीनों ही मालवा के पठार के क्षेत्र से ही निकलने वाली नदियां हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप केवल इतना ही याद रखिए कि ये नदियां कहाँ मिलती हैं, यमुना में। ये यमुना में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है, माने यमुना में मिल जाती है, इतना याद रखिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़िए तो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है लूनी। कौन, लूनी, काफी महत्वपूर्ण नदी है लूनी। कुछ विशेषताएं भी है लूनी से, प्रश्न आने का टेंडेंसी बड़ा हाई रहा है, बहुत हाई रहा है, काफी क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। तो लूनी निकलती कहाँ है, तो अजमेर के पास। ठीक है, अजमेर के पास में, ठीक है, एक नाग पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है, नाग पहाड़। और यहां लिख लेते हैं हम लोग पहले, अजमेर के पास क्या है, नाग पहाड़, यहीं से यह नदी निकलती है लूनी। ठीक है, और आपको ये अगर कहा जाए कि अरावली की के मतलब कि श्रेणी से निकलती है तो भी सही है, लेकिन मैं एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया आपको कि नाग पहाड़ क्या है, एग्जैक्ट प्लेस है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, और ये
अंतः प्रवाही नदी है। कैसी नदी है ये? अंतः प्रवाही नदी। ठीक है, अंतः प्रवाही नदी है यह। अंतः प्रवाही नदी है। अंतः प्रवाही नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो बहती हुई बीच में ही क्या हो जाए, विलीन हो जाए, बीच में ही वो क्या हो जाए, वो कहीं पे अंतर्धान हो जाए, कहीं पे वो चली जाए, मतलब कोई बड़े जल स्रोत में वो नहीं मिलती है नदी, मतलब समुद्र तक नहीं पहुंचती है। कुल मिलाकर ये बात को अगर आप समझ गए तो इसी बात को आपको समझना है कि यह एक अंतः प्रवाही नदी है। ठीक ना, अर्थात ये अरब सागर में नहीं गिर पाती है, उसके कहीं पर जाकर के मर्सी लैंड, मतलब कि जो मर्सी का मतलब होता है कि कहीं पर होता है ना दलदली प्रदेश, उस दलदली प्रदेश का ही निर्माण करती हुई समाप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी के बारे में भी आपको थोड़ा इसको जानना है। बाकी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित परीक्षाओं में आ चुका है, मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत ही डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगले नदी पे आए हम लोग, माही। बहुत महत्वपूर्ण नदी है, उदयपुर के पास से निकलती है, उदयपुर की पहाड़ियों से, की पहाड़ी से। ठीक है, और ये राजस्थान, गुजरात, है ना, राजस्थान, गुजरात इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से ये बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से बहती है, याद रखिएगा, बहती है। और ये एक खास बात यह है कि कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये मुहाना कहाँ बनाती है अपना? मुहाना देख लीजिए, तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी ये भी है। ठीक है, कहां पर? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। फिर अगले नदी की तरफ हम लोग को बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, अगले नदी की तरफ बढ़ेंगे। कम से कम ये तो पता चलना चाहिए आपको कि भारत देश में कितनी नदियां हैं, बहती हैं, महत्वपूर्ण ही सही, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पूरे एक एक नदी के विषय में मैं लिखने जा रहा हूं, नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता है, मेरा जो ज्ञान है वो लिमिटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर जानना है हम लोग को, जो वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक, फिर है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल भी एक महत्वपूर्ण नदी है। कहां से निकलती है? तो रांची के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से भी आप लिख दीजिए, लेकिन छोटा नागपुर का पठार बहुत वेग हो जाएगा, वेग का मतलब काफी बड़ा क्षेत्र है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि छोटा नागपुर के पठार के रांची के पठार से निकलती है, ऐसे कहेंगे। क्या कहेंगे? रांची के पठार, पठार से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान देना है,
कई बार आप उत्तर की ओर प्रवाहित होगा तो आप गलत कर देंगे, आप सोचेंगे नहीं नहीं उत्तर की ओर नहीं, दक्षिण की तरफ प्रवाहित, सब नदियां दक्षिण की तरफ ही प्रवाहित होती है। बिल्कुल गलत। ये कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर की तरफ। दिखाऊंगा, जब मैं सोन रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसको भी दिखाऊंगा। और इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना कहाँ है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई सोन में जाकर मिल जाती है। सोन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है उत्तर कोयल। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए हैदर नगर के पास सोन में मिल जाती है। सोन में मिलती है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, और एक खास बात है कि इस पर एक मंडल डैम बना है जो 2019 में प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। बिहार झारखंड में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, काफी खर्च किया गया है इसके ऊपर। और एक बात और, शायद कोई अच्छी प्रतिष्ठित परीक्षा में आपसे पूछ ले, ये जो नदी है उत्तर कोयल, यह पलामू जिले में बहती हुई, पलामू जिले से बहती हुई बेतला नेशनल पार्क से होकर गुजरती है नदी। तो लिख सकते हैं बेतला नेशनल पार्क से गुजरती है। बेतला नेशनल पार्क से गुजरती है। ये सब जो ज्योग्राफिकल जो एडवांटेज है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में आने के लिए। बेतला नेशनल पार्क से गुजरती है। आदत डालिए ऐसे ऐसे मतलब कि महत्वपूर्ण फैक्ट्स और महत्वपूर्ण चीजों को पकड़ने का, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीजें भी आती हैं। ठीक, तो ये हो गया। आइए आगे चल रहे हैं हम लोग। उत्तरी कोयल हो गया, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। तब देखिए कि अब एक महत्वपूर्ण नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा एक महत्वपूर्ण नदी है। एक बार क्वेश्चन ये आ गया था, एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि स्वर्ण रेखा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, बस यही आ गया था। ठीक है, एक बहुत अच्छी परीक्षा में। तो बहुत सारे लोग जो थे वो दिक्कत में फंस गए थे। तो आपको याद रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी की उत्पत्ति जो है वो नागरी नामक एक जगह से होती है। क्या? नागरी। उत्पत्ति कहां से होती है? नागरी नामक स्थान से। ये छोटा नागपुर के पठार के पास ही स्थित जगह है। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली उस जगह को लिख दिया। बहुत किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाता है केवल क्या कि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली नदी है, तो काम उससे नहीं चलेगा। आपको याद रखना है नागरी। नागरी एक महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, पिस्का के पास। कहा? पिस्का के पास, यहां लिख लीजिए, पिस्का के पास। छोटा नागपुर के पठार का ये क्षेत्र है। ठीक है ना, तो उस चीज को मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो यहां से निकलती है स्वर्ण रेखा। इसका नाम क्यों पड़ता है कि लगता है कि उस नदी को जब ध्यान से देखेंगे तो स्वर्ण की रेखाओं की तरह उसके जो जो नदी का जो सीट है, जो उसका बेड है, वो दिखाई पड़ता है कि जैसे कि सोना का कोई यहाँ पर छोटा 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 ये मतलब कि रेखा खींचा गया है, तो उस तरह से दिखती है कुछ। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो बालू है, जो सैंड है, सिलिका है, उसमें स्वर्ण की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि तो फिर क्यों सोना वहां से नहीं निकाला जाता है? भाई अब जैसे उसका निष्कर्षण करना एक कठिन कार्य है। ठीक है, काफी टेक्नोलॉजी और काफी धन का उसमें खर्च है, तो सोने के मूल्य से अधिक उसका लागत लग जाएगा, इसलिए ठीक है हम लोग उसको नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखें कि ये नदी मिलती कहाँ है, तो इसका इस मुहाना कहाँ बनता है। तो मुहाने की यदि बात करेंगे तो यह नदी जाकर के कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है। बंगाल की
खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आप जान गए स्वर्ण रेखा, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि ये स्वर्ण रेखा इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए बहुत ही विख्यात है, ठीक है। जमशेदपुर में जो खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर ही, ठीक है, क्या है, खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के ही संगम पे क्या बना हुआ है, साक्षी एक जगह है, साक्षी। वो डिटेल में देखेंगे हम लोग कि वहां साक्षी में ही टिस्को की स्थापना की गई है। तो लिख लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए कि स्वर्ण रेखा एवं खरकई इसकी सहायक नदी है, और करकरी भी है। याद रखिएगा, ये मत समझिए कि दोनों एक ही है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी में एक करकरी है और एक खरकई है, तो मैं बस खरकई की बात कर रहा हूं, बाकी डिटेल में मैं बताऊंगा। स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर साक्षी में 1907 में क्या किया गया था, टिस्को की स्थापना की गई थी। टिस्को की स्थापना की गई थी, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़े हम लोग, अब फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कम से कम महत्वपूर्ण नदियों को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण नदियों को तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं ब्राह्मणी। ये कुछ ऐसे ग्रे जोन है जहां से क्वेश्चन काफी आने की संभावना है, ठीक है। उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदियों का, लेकिन क्या होता है कि हम लोग का इसको पढ़ने का टेंडेंसी बहुत कम है। गंगा और उसकी सहायक नदियों को ही पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत दक्षिण के पढ़ लेते हैं हम लोग, महानदी उदी, और बस उसी पे हम लोग खुश रहते हैं। नहीं, सब पढ़िए। तो ब्राह्मणी नदी को देखिए, ब्राह्मणी नदी, तो देखिए ब्राह्मणी नदी क्या है कि कई तरह के, मतलब इसकी उत्पत्ति के को जब आप पढ़ेंगे तो कई तरह के फैक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन एकदम एग्जैक्टली जो सत्य बात है और जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। तो उत्पत्ति इस नदी की अभी यदि देखें आप, उद्गम, ठीक है, उद्गम अगर आप देखेंगे, ओरिजिनेशन देखेंगे, तो शंख, ठीक है, और दक्षिण कोयल, ये दो नदियां हैं। शंख नदी कहां से निकलती है, तो ये निकलती है झारखंड में गुमला उमला के आसपास, मतलब मान के चलिए गुमला उमला वाले प्रदेश से निकलती है। और ये करती क्या है कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। ये नदी छत्तीसगढ़ में भी बहुत कम है, कम प्रवाहित होती है, सीमा पे प्रवाहित होती है, राइट, और फिर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, अन्यथा आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप बुक पे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई समझ में आपको आने वाला बात नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया कि गुमला के पास से, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का ही क्षेत्र है वो, वहां से निकलती है एक नदी, उसका नाम है शंख, ठीक है। शंख क्या करती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करती हुई उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। तो मैंने कहा शंख नदी एवं दक्षिण कोयल। उत्तर कोयल आपने देखा कि रांची के पठार से निकलती थी, उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी, और दक्षिण कोयल भी वहीं रांची के पठार से ही जस्ट उत्तर कोयल के उत्पत्ति वाले स्थान से थोड़े से कुछ किलोमीटर की दूरी पर से ही उत्पत्ति उसकी भी होती है, दक्षिण कोयल की भी। लेकिन विशेषता क्या है कि दक्षिण कोयल दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जैसे ये देखिए, छोटा नागपुर का पठार है ये, यहाँ से उत्तरी कोयल निकली और सोन की सहायक नदी है वो, ठीक है, सोन में मिल गई। ऐसे ही दक्षिणी कोयल ऐसे आती है, और शंख नदी कहीं यहां से निकल के आती है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यहां से जो नदी चलती है यही है ब्राह्मणी। देख लीजिए, वैसे मैं मैप और स्कीमेटिक डायग्राम का यूज तो बाद में करूंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिखा दिया मैं पिक्चर। तो ये दोनों मिल गए, शंख, ये शंख है, और ये कौन है, ये है दक्षिणी कोयल, और ये जो है यही है ब्राह्मणी, यही ब्राह्मणी है। ये बहती है प्रवाहित होके, और यहाँ जब उड़ीसा में जब प्रवाहित होती है तो ब्राह्मणी के नाम से प्रवाहित, ठीक है।
तो इसे मिटा देता हूं, वरना हौश पौश जैसा दिखेगा थोड़ा। तो शंख एवं दक्षिण कोयल के मिलने से ब्राह्मणी नदी बनती है। ठीक है। मुहाना, तो मुहाना आप जान लीजिएगा कि इसका मुहाना बस बंगाल की खाड़ी में बंगाल के खाड़ी में बनता है। बंगाल की खाड़ी में एग्जैक्टली क्या है वो देखेंगे आगे। जैसे कि धामरा एक क्षेत्र का नाम सुने होंगे आप, एक बंदरगाही जगह है, वहां पर इसका मुहाना बनता है। जहां भीतर कणिका के बारे में भी आप सुने होंगे, जो एक महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी जोन है, इको सेंसिटिव जोन है, तो वो क्षेत्र इसी में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में। एक नदी और देखना है अब हम लोगों को, ब्राह्मणी के बाद फिर बैतरनी। कौन सा देखना है? तो हम लोग को देखना है ब्राह्मणी के बाद बैतरनी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये। ठीक है, तो बैतरनी नदी कहां से निकलती है इसको देखना है। तो ब्राह्मणी और बैतरनी दोनों जो नदियां हैं वो समान रूप से साथ साथ प्रवाहित होती हैं। पहले तो ये बात आप जान लीजिए, दोनों उड़ीसा की नदियां हैं, दोनों साथ साथ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और ये नदी उड़ीसा से जब निकलती है तो कुछ किलोमीटर तक गुप्त हो जाती है। गुप्त का मतलब वो कहीं समा जाती है और उसका प्रवाह दिखता नहीं है। तो इसलिए जब उसका प्रवाह नहीं दिखता है तो उसको गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। इस नदी को गुप्त गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गुप्त गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्योंझर से निकलती है, सबसे मेन क्योंझर जिला से निकलती है। सबसे पहले तो यही बात आप जान लीजिए, क्योंझर के पहाड़ी से निकलती है, क्योंझर के पर्वत से निकलती है। ठीक है, अगर जगह पूछे तो गुप्त गंगा पर्वत से निकलती है। देखिए, गुप्त गंगा पर्वत से निकलती है तो कई जगह पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि गुप्त गंगा खुद इस नदी को कहते हैं, क्योंकि यह नदी प्रवाहित होते होते गुप्त हो जाती है, मतलब कहीं पे समा जाती है, फिर कुछ किलोमीटर के बाद वो प्रतीत होती है पृथ्वी पे। तो इसलिए इसको गुप्त गंगा भी कहते हैं, और उस क्षेत्र को गुप्त गंगा पर्वत क्षेत्र भी कह देते हैं, जहां से विलुप्त होती है। तो जहां से फिर दिखती है ना, वहीं से बैतरणी नाम इसका पड़ जाता है। चलिए, इतना नहीं जानना, ये समझ गया क्योंझर जिले में गुप्त गंगा पर्वत के पास से निकलती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फिर ये कहीं अगर आपको मिल जाए कि गो नासिका पर्वत से निकलती है, तो भी आप इसको सही मानिएगा, क्योंकि जहां से निकलती है वहां ना गाय के नाक के समान एक संरचना का निर्माण हो गया है। ये सब ज्योग्राफिकल संरचना है। ठीक है, इसको हम धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये नदी के प्रवाह के समय ऐसा स्थलाकृति बन जाता है जो गाय के नाक की तरह दिखाई देती है। तो इसको गो नासिका पर्वत से भी निकलने वाली नदी के रूप में उद्गित किया गया है। तो इसको भी आप समझ लीजिए। फिर ये नदी कहाँ मिलती है जाकर के, ठीक है, कहाँ पे गिरती है, तो बस बताया ही मैं कि बंगाल के खाड़ी में ही मिलने वाली ये सब नदियां हैं। ठीक है, तो बंगाल के खाड़ी में ये जाकर के गिर जाती है। बंगाल के खाड़ी में गिरती है। राइट, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ये शंख है और ये है दक्षिणी कोयल, ये दोनों मिले तो ये बन गई बैतरनी ब्राह्मणी बन गई। और बैतरनी यहां से यहीं पर है, यहां पर ही है गुप्त गंगा पर्वत के क्षेत्र क्योंझर जिला में, तो यहां से निकलती है
बैतरनी, अब दोनों साथ साथ इस तरह से प्रवाहित होते हैं और जा करके दोनों ऐसे मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पे जहां मिलती है ना, इस जगह को कहते हैं पलमाइरस पॉइंट। क्या? पलमाइरस पॉइंट। ये बहुत ही इकोसेंसिटिव जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पर ये फ्रेश वाटर, ये दोनों नदियां फ्रेश वाटर को लेकर के आती है और इधर से क्या है, सलाइन वाटर मतलब लवणीय जल। और ये दोनों ये सभी मतलब कि जो ये जो एरिया है, ये क्या है, यहाँ पर खारे पानी और मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मिलता है। और यहाँ पर कई तरह के महत्वपूर्ण कछुओं का प्रजनन क्षेत्र, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मछलियों का प्रजनन क्षेत्र है। इसको बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। तो ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। और अब ऐसा है कि एक आध क्लास के बाद हम लोग फिर रिवर सिस्टम को देखेंगे। तो रिवर सिस्टम को देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही साथ आपको इतने सारी जानकारियां मिलेंगी कि आप काफी महत्वपूर्ण लगेगा आपको वो सब क्लास, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।